जय हिंद साथियों। आज है 10 सितंबर और आज से ही हम लॉन्च करने जा रहे हैं एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है संभव बैच के अंतर्गत आता है। और ये इसमें कंप्लीट जो है कोर्स हम कराने की कोशिश करेंगे। इसकी अवधि जो है एक लंबे समय तक रहेगी, है ना, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है अगर, और ये मेंस का सिलेबस है तब तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि सभी चीज़ों को फैक्ट और एनालिसिस दोनों ही हमें कंप्लीट करने हैं। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ये वीडियो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपको हम बता दें कि हम पेपर 3 से शुरू कर रहे हैं, जो कि सबसे टफ पेपर है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा के पेपर 3 में जो है दो भाग हैं, एक तो खंड आ और खंड खा। खंड आ जो है उसमें अर्थशास्त्र है, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। इसको हम समझेंगे किस प्रकार से कंप्लीट कराने वाले हैं चीज़ों को, हम आपको थोड़ी सी जानकारी दें, थोड़ा सा समझाएं, है ना। फटाफट उसके बाद फिर क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। हम यूनिट वाइज चलने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 जो है ना, यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 5 जो है पेपर 3 की, पहले हम वो समझेंगे जिसमें अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के नाम से हम अर्थव्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। इसमें सांख्यिकी को भी हम पढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे। ये पहली क्लास है तो पहली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं वो आपको बताएं, और किस प्रकार से यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अध्याय जो हैं यूनिट 1 में शामिल हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि पहले यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर हमने यूनिट 1 का जो पाठ्यक्रम है वो आपको लगा दिया है। आपको थोड़ा सा होमवर्क ये है पहले कि आज सबसे पहले जिसने भी अभी तक एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकलवा कर अपनी टेबल पर होना चाहिए। जब भी क्लास देखें आप तो टिक करते जाएं कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है, कौन कौन सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की क्लास है, तो पहली क्लास में हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि ये क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, क्या क्षेत्रक हैं इसके, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। और उसके बाद फिर हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 का, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, उसको समझेंगे। इस प्रकार से हम चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है सेंड करना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उसे भी आपको देखकर, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना है। हम आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा दें कि जैसे ही हम अध्याय पढ़ते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। देखो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर वाले, है ना, और ये फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनको आपको लिख के ना आज के आज ही, मतलब आज आप लिखेंगे और इनको कल अपलोड करेंगे, और जो रोशनी मैम है उसको चेक करके आपको इसका रिव्यू देंगी, और जो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी इसको देख के जो है आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो ज़रूर आपको इससे लिखना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो और आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें, और जो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप निश्चित रूप से वो पूरे पूरे करके लाएंगे। पहले अध्याय को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इसको हम समझते हैं और फिर हम अर्थशास्त्र की विशेषताओं पर आएंगे। तो यहाँ से शुरू होती है क्लास। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, है ना, हमारी वीडियो को सपोर्ट करोगे, उतने ज़्यादा और जल्दी जल्दी वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा तो थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको प्रतिदिन जो है शाम को 6 बजे मिलेगी। शाम को 6 बजे प्रतिदिन आपको क्लास मिल जाया करेगी। क्लास का समय कितना रहेगा, कितने समय की रहेगी क्लास, तो ये निश्चित नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये टॉपिक पर निर्धारित करता है। हम एक ही क्लास में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश आपको करेंगे कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। कोई टॉपिक बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आधा घंटे की क्लास भी हो, और कभी कभी 2 से 3 घंटे की क्लास भी आपको देखने को मिल सकती है। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्वाति, एकता, आयुषी, है ना, एसपी यादव, भवन, सभी लोग जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दें वीडियो को। अनिकेत, नीतेश,
मयंक, सभी लोग एक बार अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। और साथ ही जो भी आपको इकोनॉमी में समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाइएगा, है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूं उससे पहले उसको उसमें एक्सप्लेन कर दूं, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों को हमें समझना है। दोनों को आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। कुछ पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, ताकि कुछ चीज़ें नोट भी करनी पड़ सकती हैं तो नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको एक पीडीएफ तो मिलेगी ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसके द्वारा भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो क्लास में तो आप समझने पर ध्यान दो, लेकिन हाँ, इस नोट्स के अलावा जो भी आपको और भी कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कराई जाती हैं तो उनको ज़रूर आपको नोट डाउन करना है। तो पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए और फिर हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात करते हैं, फिर अर्थव्यवस्था को समझेंगे। क्या होता है अर्थशास्त्र? सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है सीधे, है ना, 2 नंबर का, कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित जो विचारधाराएं हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए और आपको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लिख सकें। देखो, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में कार्य करता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो हम आपको समझा रहे हैं और आप समझेंगे ध्यान से कि अर्थशास्त्र एक अत्यंत विशाल विषय है। क्या है? अत्यंत विशाल विषय है, जबकि अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए अर्थशास्त्र की कोई निश्चित परिभाषा देना, अर्थ देना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा तथा क्षेत्र जो इसमें सम्मिलित हैं अत्यंत विशाल है। जिस समय से यह सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से एक पृथक शाखा के रूप में उभर कर आया है, विभिन्न विद्वानों तथा लेखकों ने इसका अर्थ तथा उद्देश्य जो है अलग अलग बताए हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि समय तथा सभ्यता के विकास के साथ अर्थशास्त्र की परिभाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमें परिभाषा लिखनी हो, अर्थशास्त्र के बारे में बताना हो, तो हम क्या लिखेंगे? तो आप नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप इस प्रकार की परिभाषा लिख सकते हो। लिखेंगे आप अर्थशास्त्र, है ना, डैश लगाएं। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। पूर्वविराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से सीमित संसाधनों का आवंटन किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से सीमित संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो मैंने ये लिखाया है आपको कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया का अर्थशास्त्र जो है वो अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य होता है कि सीमित संसाधनों का आवंटन किया जाए ताकि जो मानव कल्याण का स्तर है उसको अधिकतम किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये तो था अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र की सीधी सी परिभाषा आपको याद रखनी है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन है ना, ये विषय के रूप में कार्य करता है। और एक अध्ययन है, अध्ययन होता है ना विषय में, हाँ, तो विषय का अध्ययन है। किसका? वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन है। उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन है। और अर्थशास्त्र में मानव कल्याण को अधिकतम करने के लिए जो है संसाधनों का आवंटन किया जाता है। ये आपको याद रखनी चाहिए, चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र का विकास और अर्थशास्त्र से संबंधित जो विचारधाराएं हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। ये 4 विचारधाराएं हमें समझनी हैं। पहली जो विचारधारा है धन संबंधी विचारधारा, और दूसरी कल्याण संबंधी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा, और चौथी है विकास संबंधी विचारधारा। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से आए हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट रहा था, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ रही होंगी। पहली जो विचारधारा है वो है वेल्थ कॉन्सेप्ट, धन संबंधी विचारधारा। इसके जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे वो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन के मुख्य विषय धन तथा धन संबंधी क्रियाएं हैं, तो इसमें अर्थ और अर्थ से संबंधित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था। इसीलिए परिभाषा के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज करना। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में केवल धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग संबंधी क्रियाओं को जो है वो अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्री थे
एडम स्मिथ ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र में धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग संबंधी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो इनमें शामिल होती हैं। तो देखो क्या है, अर्थशास्त्र से संबंधित जो विचारधाराएं हैं उसमें पहली विचारधारा है धन संबंधी विचारधारा। धन संबंधी विचारधारा से संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, उन्होंने एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग संबंधी क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनके अलावा कुछ और अर्थशास्त्री हैं जैसे नासू विलियम सीनियर, बॉकर हो गए, जी.एस. मिल हो गए। इन सब का संबंध किससे है? धन संबंधी विचारधारा से संबंधित है। तो इतना ही याद रखना है। आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कठिन की खोद के समझाने जैसी चीज़ें अभी कुछ ऐसी आई नहीं है। दूसरी जो विचारधारा है वो कल्याण संबंधी विचारधारा है। ये धन के साथ साथ व्यक्ति के कल्याण पर भी विशेष बल देते हैं। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं वो हैं मार्शल, जॉन मार्शल। कल्याण संबंधी विचारधारा के पक्षधर रहे हैं और प्रतिपादक भी माने जाते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा के जो धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा है, इन्होंने उसके दोषों को दूर करने का कार्य किया है और उन्होंने एक ऐसी परिभाषा दी जिसमें धन के साथ साथ व्यक्ति के सामाजिक कल्याण पर भी बल दिया गया है। तो इनके अनुसार जो है मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं है। तो मार्शल ऐसा कहते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है केवल संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि संपत्ति स्वयं कोई साध्य नहीं है, संपत्ति एक साधन मात्र है। तो मार्शल जो है वो कह रहे हैं कि संपत्ति साधन नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। साध्य मतलब उद्देश्य है ना, लक्ष्य। साध्य नहीं है, साधन है। संपत्ति एक साधन है, कोई साध्य नहीं है। यह एक साध्य का साधन है मात्र है। यह साध्य है मानव कल्याण। तो मानव का कल्याण जो है यहाँ पर लक्ष्य को बताया गया है कि लक्ष्य क्या है, मानव कल्याण है, सामाजिक कल्याण है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध धन से अधिक मानव के भौतिक कल्याण से है, ऐसा जॉन मार्शल कहते हैं। तो एडम स्मिथ को आपको याद रखना है धन संबंधी विचारधारा के लिए, जॉन मार्शल को याद रखना है कल्याण संबंधी विचारधारा के लिए। कल्याण संबंधी विचारधारा तब आई जब इन्होंने देखा कि धन संबंधी विचारधारा जो है वो व्यक्ति के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इनको समझ में आया कि धन जो है वो केवल साधन है, साध्य नहीं है। अंतिम उद्देश्य तो मानव कल्याण है और जो कि इससे नहीं हो रहा है। वहीं कल्याण संबंधी विचारधारा है, इनके कुछ भौतिक पहलुओं की व्याख्या की गई किसमें? कल्याण की परिभाषा में। लेकिन इसमें भी सुधार किया गया और आगे चल के एक और विचारधारा आई जिसे हम कहते हैं दुर्लभता संबंधी विचारधारा। कौन सी? दुर्लभता संबंधी विचारधारा। ये विचारधारा पनपी और इन्होंने क्या कहा उसको अब हम समझते हैं। दुर्लभता संबंधी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा ने कल्याण के केवल भौतिक पहलुओं की ही व्याख्या की है। किसकी? भौतिक पहलुओं की व्याख्या की है। अभौतिक सेवाओं दोनों की आवश्यकता है। जबकि जो दुर्लभता संबंधी विचारधारा से संबंधित अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि कल्याण संबंधी परिभाषा में केवल भौतिक पहलुओं को गिना गया है, लेकिन व्याख्या करने की जरूरत है, अभौतिक सेवाओं को भी शामिल इसमें किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अथवा समाज के पास उपलब्ध संसाधन जो हैं वो दुर्लभ हैं। कैसे हैं? दुर्लभ हैं। लोग अपने लक्ष्यों को इस संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो वे उपयुक्त चयन करते हैं। अतः अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा गया है। अर्थशास्त्र को दुर्लभता और चयन का विज्ञान भी कहा गया है। दुर्लभता तथा चयन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार उद्देश्यों व उन दुर्लभ संसाधनों के संबंधों का अध्ययन करता है जिसका वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी दुर्लभता संबंधी विचारधारा जो कि भौतिक वस्तुओं और अभौतिक सेवाओं दोनों की बात करता है। तो इतनी याद रखना है आपको। और जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है वो है विकास संबंधी विचारधारा। अर्थशास्त्र की विचार संबंधी विचारधारा जिसके प्रतिपादक थे प्रोफेसर सैमुअलसन। कौन थे? प्रोफेसर सैमुअलसन प्रतिपादक थे। तो अब हम कुछ आपसे पूछ रहे हैं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे चीज़ें आपको भी ढंग से याद नहीं होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है? शामिल होना है क्लास में इस तरीके से जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो। तो धन संबंधी प्रमुख अर्थशास्त्री कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा ना। और कल्याण संबंधी जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? क्या नाम है उन अर्थशास्त्री का? जल्दी से कमेंट कीजिए। दुर्लभता संबंधी विचारधारा में भौतिक वस्तुओं के अलावा और किन चीज़ों की बात की गई है? और विकास संबंधी विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर सैमुअलसन है, जो कि अभी देखा है हमने।
विकास संबंधी अवधारणा जो है, इसके अनुसार अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु केवल सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का प्रयास ही नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस विषय का अध्ययन किया जाता है कि साधनों का विकास कैसे किया जाए ताकि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो जो विकास संबंधी विचारधारा है वो एक नया पहलू लेके आया और उन्होंने जोड़ा कि ये जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है, इसका केंद्र बिंदु केवल सीमित संसाधनों का अध्ययन करना या उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना नहीं है, बल्कि संसाधनों का विकास कैसे किया जाए ताकि आगे जो पीढ़ी आएगी ना, उसको भी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें, उनका भी विकास कराया जा सके और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। इसकी बात की है विकास संबंधी अवधारणा में। कौन है प्रतिपादक? प्रोफेसर सैमुअलसन इसके प्रतिपादक हैं। साधारण भाषा में धन अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु रही हैं। तो जो भी धन से संबंधित गतिविधियां होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो सभी की सभी अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र रहती हैं। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो आपने देखा होगा, आप अपने आप से अंदाजा लगाएं और अपने आसपास जो समाज में देखते हो कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कौन करता है? मानव ही तो करता है, या तो कोई व्यक्तिगत रूप से की जा रही होगी या सामूहिक रूप से की जा रही होगी कोई गतिविधि। ये सब की सब गतिविधियां जो हैं वो अर्थशास्त्र में शामिल की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आर्थिक क्रिया जो है व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप उदाहरण समझेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेना। व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना व्यक्तिक स्तर की आर्थिक गतिविधि है। कोई व्यक्ति है जो वस्तुओं की खरीदारी कर रहा है, तो ये कैसी है? व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिक स्तर पर जो है वो आर्थिक गतिविधि है। लेकिन किसी व्यक्ति समूह के द्वारा लेकिन इसी प्रकार जैसे किसी परिवार हो गया है ना, कोई परिवार है, कोई मान लो परिवार है, सरकारी या निजी कंपनी के द्वारा कोई गतिविधि की जाती है, तो उसे हम सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। तो सामूहिक और व्यक्तिगत में ये अंतर होता है, आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हमने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखा ही दी है कि अगर पूछा जाता है तो वह आपको लिखनी है। बहुत ही बेस्ट परिभाषा है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में उसको दोबारा से लिख देंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और एक बार हम बोल के आपको दिखाते हैं हमने क्या लिखाया है। वह विषय, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से सीमित संसाधनों का आवंटन किया जाता है। ये हमने परिभाषा आपको लिखाई है। अब जो बात की जा रही है वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति की। अर्थशास्त्र प्रकृति का मतलब होता है कि ये, अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र साइंस है या आर्ट है ना, कला का रूप है या विज्ञान का रूप है अर्थशास्त्र, इसको समझेंगे। कोई भी विषय जो है वो विज्ञान कब होता है और कला कब होता है, उसके कुछ मानक होते हैं, उन्हीं के आधार पे चीज़ें जो हैं वो स्टैंड करती हैं। तो जैसे अर्थशास्त्र जो है, कोई अगर अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की पक्ष में रखते हैं कि विज्ञान है, तो क्या वो इसकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा कर पा रहा है? कोई विषय विज्ञान कब होगा? जब उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। कोई विषय जो है वो विज्ञान तभी होगा जब उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। तो क्या हम अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, साथ में मैं भी इसको देख रहा हूँ, है ना। और आपके कमेंट तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ही आने हैं। तो आप कमेंट करिएगा ताकि आपका नाम भी मुझे पता चल जाए और मुझे ये भी पता चल जाए कितने बच्चों ने, कौन कौन से वो बच्चे हैं जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो विज्ञान विषय के रूप में जो है इसका क्रमबद्ध अध्ययन होता है, तो बिल्कुल होता है। क्या होता है जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना, अर्थशास्त्र की सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को पढ़ते हैं, इसका सिस्टमेटिक वे में अध्ययन करना होता है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक विचारधारा को, अलग अलग इसके सिद्धांतों को हमें देखना होता है। तो इसीलिए इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जिसका भी क्रमबद्ध अध्ययन हम कर सकते हैं उसे हम विज्ञान में शामिल करते हैं। तो अर्थशास्त्र इस प्रकार से विज्ञान भी है। दूसरा पॉइंट है पूर्व अनुमान एवं विभिन्न नियमों पर आधारित होता है। विज्ञान जो है पूर्व अनुमान एवं विभिन्न नियमों पर आधारित होता है। बिल्कुल, अर्थशास्त्र में भी ऐसा होता है कि पूर्व अनुमान एवं विभिन्न नियमों पर आधारित होते हैं। कोई भी आर्थिक गतिविधि होती है तो उसका पूर्व अनुमान भी लगाया जाता है और साथ ही कुछ उसके नियम होते हैं उसको फॉलो करने के, है ना, तो उसके आधार पर होता है।
कार्य, कारण और प्रभाव से की संबंधों की व्याख्या की जाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके कार्य का प्रभाव और कारण जो है उनके संबंधों की, कार्य के कारण और प्रभाव के बीच जो संबंध है अगर उसकी व्याख्या की जा रही है तो वह भी उसमें विज्ञान में शामिल होता है, और ऐसा अर्थशास्त्र में भी होता है, जो कि चीज़ें आपको आगे आसानी से समझ में आएंगी जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ेंगे, सांख्यिकी को पढ़ेंगे, विपणन को पढ़ेंगे, है ना, और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा चीज़ें कि किस प्रकार से। तो हमने देखा कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्यों है? क्योंकि इसके विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसमें पूर्वानुमान होते हैं, विभिन्न नियम होते हैं, कार्य कारण का प्रभाव पड़ता है और उनके बीच संबंधों में व्याख्या की जा सकती है, इसलिए ये विज्ञान है। क्या हम अर्थशास्त्र को कला के रूप में भी रख सकते हैं? तो देख लेते हैं कला के रूप में कोई विषय कब शामिल होता है। जैसे दैनिक जीवन से संबंधित, अर्थशास्त्र तो पूरा ही दैनिक जीवन से संबंधित होता है, आपकी हर एक गतिविधि जो है अर्थशास्त्र के इर्द गिर्द ही होती है, तो बिल्कुल दैनिक जीवन से संबंधित होता है। व्यवहारिकता से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित भी है ना। आप मार्केट में हो, कोई गतिविधि कर रहे हो तो आपको व्यवहार में उस चीज़ को लाना होगा, है ना, तो अर्थशास्त्र जो है वो व्यवहारिक जीवन से संबंध रखता है। कार्य कुशलता से लक्ष्य पूर्ति, अगर आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य कुशल हो तो इससे आप लक्ष्य की पूर्ति भी कर सकते हो, इसलिए इसको आर्ट के रूप में भी रखा जा सकता है। तो अगर हम अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझें और संक्षेप में कहें कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, तो ये दोनों ही है, अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। इन चीज़ों को हम समझ चुके हैं, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से जो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को समझना है। क्लास खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे चीज़ों का, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। कोई भी विषय होता है उसकी जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु का मतलब होता है कि विषय सामग्री, क्या पढ़ने वाले हैं उसमें, क्या किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ना, किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से भाग हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, उसी को विषय वस्तु कहा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में से बांटा गया है। पहला जो भाग है उसमें शामिल है परंपरागत विचारधारा अथवा अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं, और जो दूसरा भाग है उसमें आता है आधुनिक विचारधारा, अर्थशास्त्र की शाखाएं इसमें शामिल हैं। पहले वाले की बात करें हम परंपरागत विचारधारा की, तो इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और निवेश को हम पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का जो पहला भाग है परंपरागत विचारधारा और अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं, उसमें हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं। वहीं जो आधुनिक विचारधारा है इसमें हम अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनको आगे विस्तार से समझेंगे कि क्या होता है, इनमें अंतर भी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत विचारधारा की, जिसमें तथा अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं की। तो परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है जिनमें मौद्रिक मूल्य का मापन किया जा सके। परंपरागत विचारधारा जो है विषय वस्तु जो है अर्थशास्त्र की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनमें ऐसी आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता है जिनका मौद्रिक मापन किया जा सके, जिनके मौद्रिक मूल्य का क्या किया जा सके, मापन किया जा सके। इसमें पहला जो है वो है उत्पादन। क्या है उत्पादन? यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, सीधे उत्पादन से ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना कि उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है? तो उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है, आप जानते हो कि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आर्थिक क्रिया ही पढ़ेंगे। तो उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी और तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है। यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवाओं की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। तो वस्तुओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन में किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो आप याद रखेंगे श्रम, पूंजी और तकनीक। श्रम, पूंजी और तकनीक को आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं उपभोग पर। उपभोग क्या होता है? जो उत्पादन किया जा रहा है उसका उपयोग ही उपभोग है। जैसे जैसे आप चिप्स का पैकेट लेने जाते हो, है ना, पैकेट लेके आए, है ना, और आपने उसका यूज किया, तो उसी को उपभोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोग बोलते हैं। जैसे आप गेहूं है ना, गेहूं लेके आए और उसका आटा पिसाया, फिर रोटियां बनाई और उसका उपभोग किया, उपयोग किया, उसी को ही उपभोग कहा जाता है।
उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उत्पादन का उद्देश्य ही क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। उत्पादन का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, और लाभ कब प्राप्त होगा? जब अधिक से अधिक लोग उत्पादन की गई वस्तुओं का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे, तो लाभ प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो जो उपभोक्ता होता है ना, उपभोक्ता जैसे आप हो, उपभोक्ता हो, मान लो कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो आप क्या हो? आप उपभोक्ता हो, है ना, इकोनॉमिक्स की भाषा में आप उपभोक्ता हो। और जब आप उपभोग करते हो वस्तुओं का, तो उसका सीधा लाभ होता है किसको? कंपनी को सीधा लाभ होता है, उत्पादन करने वाले को लाभ होता है। तो हम दो चीजें देख चुके हैं, एक तो उत्पादन देख लिया है, दूसरा उपभोग भी देख लिया। अब हम आते हैं निवेश पर कि इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश क्या है। देखो, निवेश क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार बनकर जब कोई व्यक्ति विशेष या फिर व्यक्ति विशेष द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार बनकर पैसा और समय लगाना जिससे भविष्य में लाभ हो, उसको ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है? ताकि उससे भविष्य में लाभ हो। जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो आईपीओज में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, है ना, और वो क्या बोलते हैं उसको, एफडी में। क्या करते हो आप? इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि भविष्य में आपको क्या हो सके? लाभ हो सके। तो प्रथम उद्देश्य तो यही होता है, लाभ प्राप्त करना, है ना। और उत्पादन प्रक्रिया में क्या करके? भागीदार बनकर आप पैसों और समय का क्या करते हो? निवेश करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। निवेश वह आर्थिक क्रिया है, निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इन्वेस्टमेंट का भी अंतिम उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। देखो, उत्पादन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना, निवेश का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना। अगला जो पॉइंट है वो है विनिमय। क्या है? विनिमय। इसको भी समझ लेते हैं, विनिमय क्या होता है। तो आप ध्यान से समझेंगे कि विनिमय क्या होता है। विनिमय का जो सामान्य अर्थ होता है उसका मतलब होता है अदला बदली। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, है ना। तो इसका मतलब यही होता है, अदला बदली, आदान प्रदान होता है। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो यहाँ विनिमय का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं से, सिर्फ आर्थिक क्रियाओं से। आर्थिक क्रियाएं हैं तो विनिमय अर्थशास्त्र में वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद और बिक्री से है। क्या है? खरीद और बिक्री से, सेल और परचेज से है वस्तुओं की। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, विनिमय का सीधा सा मतलब रखो, याद रखो, आदान प्रदान। किसका? वस्तुओं का, है ना। तो खरीदारी, खरीद और बिक्री से संबंधित है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है। तो आप क्या करते हो? पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी, लेकिन अभी आप धन ले जाते हो, है ना, और उस वस्तु का मूल्य चुका देते हो और उस वस्तु को जो है वो प्राप्त कर लेते हो। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है वितरण। किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिकों तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का तंत्र ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है परंपरागत विचारधारा तथा अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं में। अब हम आते हैं आधुनिक विचारधारा अथवा अर्थशास्त्र की शाखाओं में। तो देखो, परंपरागत में तो हमने 5 चीजें देख ली हैं, है ना। कौन कौन सी 5? एक बार और देख लो आप। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और निवेश। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और निवेश, ये 5 चीजें हमने देखी। और आधुनिक विचारधारा में हमें क्या देखना है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो देख लेते हैं क्या होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसका? एक इकाई का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र की। इसका जो अर्थ है माइक्रो का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म। क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म। व्यष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर अर्थशास्त्र के अध्ययन का अर्थ प्रकट करता है। इसका वास्तविक अर्थ है एक समाज में जिसमें सामूहिक रूप से अनेक व्यक्ति सम्मिलित हैं, प्रत्येक अकेला व्यक्ति उसका एक सूक्ष्म भाग है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हो जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक यूनिट का अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है ना। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की बहुत सारी इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। कभी कभी तो एक पूरी अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन इसमें शामिल होता है, साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था भी समष्टि अर्थशास्त्र में ही शामिल होती है। तो आप समझेंगे। देखो, माइक्रो से बना है व्यष्टि और समष्टि जो है वो बना हुआ है मैक्रो से। और मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या होता है? बहुत बड़ा। एक व्यक्ति की तुलना में समाज अथवा देश अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के लिए
लिए गए निर्णय समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थशास्त्र की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्रास्फीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई आदि के अध्ययन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अन्योन्याश्रिति समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण किया जाता है। उनकी प्राप्ति का प्रयास का अध्ययन भी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप का अध्ययन है। क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप का अध्ययन है। यही व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहा गया है। अब हम आते हैं समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को देख लेते हैं कि क्या इनमें अंतर है। अब हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को समझेंगे कि अंतर क्या क्या अंतर है दोनों में। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से जो हमने ऊपर विश्लेषण देखा, उससे ही बहुत सारे अंतर स्पष्ट हो गए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हो, तो आप अपने तरीके से भी इस अंतरों को लिख पाओगे। सबसे पहले अर्थ संबंधी जो अंतर है, आधार क्या है? पहला अर्थ का। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट इकाई, कौन सी विशिष्ट इकाई, अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें, एक से अधिक से संबंधित की चीज़ों की बात जो है वो की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक ही सीमित है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीय आय हो गया, पूर्ण रोजगार, मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व आदि से संबंधित समस्याएं सम्मिलित की जाती हैं। तो ये सारा क्षेत्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विशाल है। सिद्धांत की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें वस्तुओं व सेवाओं की कीमत निर्धारण तथा उनका उपयोगों में आवंटन का अध्ययन होता है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है वह आय विश्लेषण से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय आय के स्तर व साधनों के समग्र उपयोग के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसलिए यह जो है वो आय विश्लेषण से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र एक से अधिक यानी कि समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन तक इसमें शामिल है। क्षेत्र तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण के नियमों पर आधारित है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व से संबंधित है। सिद्धांत कौन सा है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है कीमत विश्लेषण का है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत आय विश्लेषण से संबंधित है। समस्या की प्रकृति की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई की समस्याओं का समाधान एवं नीतियां प्रस्तुत करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक इकाई की बात मात्र करता है, एक इकाई की। इसमें जो भी समस्याएं होंगी उसकी बात करेगा। विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में अधिक परिवर्तन होते हैं, समय के साथ व्यक्तिगत चर मूल्यों में अधिक परिवर्तन होते हैं, जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो व्याप्त समस्याएं हैं ना, उनके समाधान के लिए उचित नीति प्रस्तुत करता है। अभी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, पहले किताबी भाषा में एक बार समझ लो ताकि चीज़ें आपको अल्ले पल्ले पड़ें कुछ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से निकल जाएं चीज़ें, है ना। आयुषी दृष्टिकोण की बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की स्थिति प्रमुख मानी जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि संतुलन बना रहे। वहीं सामूहिक समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? सामूहिक आर्थिक इकाइयों में कम परिवर्तन होते हैं तथा समय के साथ सामूहिक आर्थिक चर मूल्यों में भी कम परिवर्तन होता है। तो यहाँ संतुलन बना ही रहता है। संतुलित स्थिति कैसी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण सरल एवं सुगम होता है क्योंकि एक ही इकाई का अध्ययन करना है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में ये कठिन होता है। महत्व क्या है? तो व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, उत्पन्न इकाइयों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र, इसका महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें शामिल है, तो इसका महत्व तो रहेगा ही रहेगा। आर्थिक उतार चढ़ाव की बात करें तो व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों,
वह उत्पादन इकाइयों के उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी का वर्णन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। कहने का मतलब ये है कि सीधा सा अंतर ये है, पहला अंतर तो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक इकाई का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण की बात करता है। किसकी? संपूर्ण की बात करता है, संपूर्ण की। क्षेत्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र छोटा है, समष्टि अर्थशास्त्र विस्तृत है। सिद्धांत, कीमत सिद्धांत पर आधारित है व्यष्टि अर्थशास्त्र और आय सिद्धांत पर आधारित है समष्टि अर्थशास्त्र। समस्या की बात की हमने, देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र जब अध्ययन ही एक इकाई का कर रहा है तो समस्याओं का समाधान भी एक इकाई तक ही करेगा ना। ऐसे ही समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था तक का अध्ययन करता है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो भी व्याप्त समस्याएं होती हैं उन सब का अध्ययन और समस्या समाधान किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये कुछ अंतर थे जिनको आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये अभी हमने जो देखा है वो है अर्थशास्त्र। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? मजा आ रहा है ना? तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हो कि सर वीडियो शानदार है ना, जानदार है, जिंदाबाद, जबरदस्त, आप जो भी कमेंट करना चाहें। और साथ ही ये भी बता दीजिए कि देखो सीरीज को कंटिन्यू रखना इसी पे आधारित होता है कि यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं तो कंटिन्यू चलेगी सीरीज, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से व्यूज आएंगे और व्यूज आएंगे तो फिर ये सीरीज कंटिन्यू कराई जाएगी। आप लोग ये सोचो कि हर एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है। अगर आप इस समय भी डेली का डेली अगर आप इस वीडियो को देखोगे, इन वीडियो को देखोगे, सारी की सारी सीरीज कंप्लीट करते हो अगर आप, और उसके नोट्स भी बनाते जाते हो साथ में, अगर पीडीएफ मिल जाती है उसके बाद नोट्स बना लोगे तब भी अच्छा रहेगा। पहले समझ लो फिर पीडीएफ से नोट्स बनाओ और एक बार दोबारा से उस चीज़ों को पढ़ो ताकि रिवीजन हो जाए। साथ ही जो भी क्वेश्चन आपको लिखने को दिए जा रहे हैं उनको लिख के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन आंसर किस लेवल तक के लिख रहे हो आप उसकी जांच हो। क्वेश्चन को चेक जो है रोशनी मैम करेंगी, है ना। उन्होंने 3 बार एमपीपीएससी लिखा है ना, इंटरव्यू दिया है, तो उनको काफ़ी अनुभव है और वो चेक करेंगी आपकी कॉपियों को और उस पर रिव्यू भी देंगी बाद में आपको कि आपको क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अगर चाहते हो कि अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनसे बोलिएगा कि वो भी लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की, तो शुरू करें। हाँ, अर्थव्यवस्था देखो क्या है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, उसी का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जैसे अर्थशास्त्र था, है ना, तो वो एक विषय था, उसमें अध्ययन होता था उत्पादन प्रक्रियाओं का, है ना, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन प्रक्रियाओं का अध्ययन होता था। वहीं अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन हो गया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है, ये अर्थव्यवस्था के रूप होते हैं अलग अलग। तो अर्थशास्त्र तो एक बहुत विस्तृत अवधारणा है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले, निश्चित क्षेत्र या देश की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार से आपको याद रखना है, पीडीएफ से आप एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। क्या विशेषता होती है अर्थव्यवस्था की, उसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पहली विशेषता यही है कि जो अर्थव्यवस्था है वो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित रहेगी। कैसी रहेगी? किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित रहेगी अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, चाइनीज की अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, ये क्या होती हैं? किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पहली ये विशेषता है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की। इकोनॉमी किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रगति स्तर को दर्शाती है। यह भी विशेषता होती है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति से लेकर, अर्थव्यवस्था जो होती है एक सामान्य व्यक्ति से लेकर संगठनों, कंपनियों, सरकारों तक से सभी से संबंधित होती है। यह इन सबको प्रभावित करती है तथा इन सब से प्रभावित भी होती है। तो अर्थव्यवस्था जो होती है हर एक छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होती है और इन सबको प्रभावित भी करती है। आप जानते हो जितनी भी आर्थिक संस्थाएं हैं बनाई किसने हैं? मानव ने ही बनाई है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वैसी ही होती है जैसी हम उसे
बनाते हैं, जैसा हम चाहेंगे अर्थव्यवस्था वैसी ही होगी किसी देश की। वहाँ पर किस प्रकार की आर्थिक संस्थाएं हैं, है ना, वर्किंग लेवल क्या है, उसी लेवल पे उसी पर आधारित होता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। तो जैसे WTO हो गया, किसने बनाया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया है। तो मनुष्य निर्मित आर्थिक संस्थाएं हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अर्थव्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि जैसा हम उसे बनाते हैं वैसी अर्थव्यवस्था होती है। अच्छा, चलिए ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि WTO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ताकि देखो प्रीलिम्स की भी तैयारी इसके साथ साथ ही होती जाएगी आपकी, है ना। अगर आप प्रतिदिन ध्यान से वीडियो देखते हो तो निश्चित रूप से आपको प्रीलिम्स में इसका 100% लाभ होने वाला है। गारंटी से इसका लाभ जो है आपको मिलने वाला है। अगली विशेषता है आर्थिक संस्थाएं सृजित, विघटित, प्रतिस्थापित व परिवर्तित हो सकती हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों के स्तर में परिवर्तन होता रहता है। तो आर्थिक गतिविधियों के स्तर में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात कर लेते हैं, है ना। हमने अर्थशास्त्र देख लिया है, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र देख लिया है, अर्थव्यवस्था के बारे में परिभाषा जान ली, विशेषताएं जान ली, और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। ये भी जानना महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है और लघु उत्तरीय भी बन सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहाँ से बनेंगे उसकी जानकारी भी आपको धीरे धीरे आगे मिलती जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जैसे जैसे लगाते जाओगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलती जाएगी। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को 3 भागों में बांट के देखना है। पहला जो है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें पहला आता है उदारवादी, जिसे पूंजीवादी कहा जाता है, समाजवादी या साम्यवादी, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ना है, एक तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। विकास के आधार पर, दूसरा जो आधार है वो है विकास के आधार पर। इसमें भी हमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखनी है, अविकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था को समझना है। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को हम जानेंगे। तो एक एक करके सबको देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण को कि कैसे है। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका उद्गम एडम स्मिथ की किताब से माना जाता है। आप जानते हो धन संबंधी जो विचारधारा थी जिसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, इन्हीं की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स परीक्षा में उपयोगी हो सकता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से ही बन सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। इसी से उदारवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उदाहरण देखें हम तो यूएसए, कनाडा, ये कैसी अर्थव्यवस्था है यहाँ की? पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था है। क्या होता है इसमें उसको भी देख लेते हैं। देखो उदारवादी अर्थव्यवस्था में जैसे पूंजी हो गया, निवेश हो गया, उत्पादन के साधन हो गए, उत्पादन के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, ना कि सरकार का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कंट्रोलिंग है अर्थव्यवस्था की, वो किनके हाथ में होती है? निजी सेक्टर के हाथ में होता है, निजी क्षेत्र में होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। इसमें उन्हीं वस्तुओं की जो है वो उत्पादन किया जाता है जिनकी डिमांड होती है ज़्यादा। बाजार में जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है उनका उत्पादन किया जाता है, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है उनका उत्पादन किया जाता है। अगर किसी कोई अर्थव्यवस्था ऐसी भी है जिसमें लग्जरी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है ज़्यादातर, तो हमें कभी कभी ये समझ में आता है कि वहाँ के लोग जो है लग्जरी वस्तुओं जो है चीज़ें जो है ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको चाहिए उस प्रकार का उत्पादन किया जा रहा है। इसका जो अंतर है आगे अभी आपको समझ में आएगा कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से भिन्न है। आप कमेंट में यह भी बता सकते हो कि मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, ज़्यादा धीमा भी तो नहीं चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हमें कवर करनी है। बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार को स्वरूप निर्धारण करती है। क्या होता है यहाँ पर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा होती है अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर सभी लोग काम कर रहे हैं।
तो कंपटीशन भी होता है, जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है सभी लोग उसका उत्पादन करते हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त किया जा सके। पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था हो गई, निर्वादवादी अर्थव्यवस्था, अनियोजित अर्थव्यवस्था। अनियोजित इसीलिए कहा जाता है इसे, देखो, अनियोजित अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है ताकि इसका नियंत्रण जो है वो निजी सेक्टर पे है ना। और नियोजित अर्थव्यवस्था वो कहलाती है जिसका नियंत्रण किसके हाथ में हो, सरकार के हाथ में हो। तो ये तो मांग और डिमांड पर पूर्णतः संचालित है, इस प्रकार से लाभ पर आधारित होती है, इसलिए इसको अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी को अग्र प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। लॉक्स और हर्ट्स के अनुसार पूंजीवादी आर्थिक संगठन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है, मनुष्यकृत तथा प्रकृति दत्त साधनों का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, निजी लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है किसने दी है, लॉक्स एवं हर्ट्स ने जो है वो इसकी परिभाषा दी हुई है। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं उनको समझ लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है, सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं है। तो पहली विशेषता तो यही है कि सरकार की भूमिका नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा नियंत्रण किनके हाथ में है, निजी सेक्टर के हाथ में है पूरा नियंत्रण। दूसरी विशेषता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, अपने पास रखने, प्रयोग करने एवं खरीदने बेचने का क्या होता है, पूरा अधिकार होता है। तो यह भी अधिकार दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। क्या है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। उद्यम का चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है कि आप कोई सा भी उद्योग लगा सकते हो, ये इसकी भी स्वतंत्रता होती है। पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं के संचालन का कार्य कीमत यंत्र द्वारा संपादित होता है, कीमतों द्वारा निर्धारित होता है पूंजीवादी अर्थ प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का संचालन। तो विशेषताओं को सीधा सा समझो, जब भी पूंजीवादी विशेषताएं लिखने को आए तो आपसे स्पष्ट लिख देना कि सरकार की भूमिका न्यूनतम है ना। ऐसा नहीं होता है कि सरकार की भूमिका बिल्कुल नहीं होती है, होती है, न्यूनतम ना के बराबर 0.1% के बराबर होती है ना। अधिकतम लाभ के सिद्धांत पे काम करती है ये, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ पर व्यक्ति को संपत्ति रखने, बेचने, खरीदने, प्राप्त करने का अधिकार होता है, कोई भी उद्योग का चुनाव करने का अधिकार होता है, और साथ ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन कीमत यंत्र द्वारा संपादित होता है। इतनी ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब हम दूसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगी। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही समझ में आने वाली हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण जो है सरकार द्वारा किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? समस्त आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थात उत्पादन के साधनों, उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, ना कि निजी। तो जो भी उत्पादन के साधन हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों, उत्पादन के वितरण, उत्पादों और इन पर क्या होता है, सार्वजनिक स्वामित्व होता है, सबका स्वामित्व होता है, ना कि किसी निजी व्यक्ति का होता है। इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो सरकार जो है इनका नियंत्रण करती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों का कल्याण करना इसका उद्देश्य है। तो पूछा जाए साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो लोगों का कल्याण करना है ना कि लाभ अर्जित करना। इसलिए बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती हैं और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का जो वितरण है सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ जो है वो इसी का उदाहरण था। प्रोफेसर H.D. डिक्सन के अनुसार समाज एक ऐसी आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है और उनका संचालन एक सामान्य योजना के अनुसार ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो समाज के प्रति उत्तरदायी हो। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे सामाजिकृत आयोजित उत्पादन के परिणामों के लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। इसके मुख्य उदाहरण हैं रूस और चीन।
समाजवादी या साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, सीधा से याद रखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण सरकार के पास होता है और इसमें लाभ अर्जित करना उद्देश्य ना होकर लोगों का कल्याण करना उद्देश्य होता है। इसलिए उत्पादन से उत्पादित संसाधनों को सभी में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। विशेषताओं की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था के सुनियोजित लक्ष्य होते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसके सुनियोजित लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवेकपूर्ण सतत प्रयास किए जाते हैं। उत्पादन के भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। तो दूसरी विशेषता यह है कि उत्पादन के जो भौतिक साधन हैं उस पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व है, सभी उसके स्वामी हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक नियोजन जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण समानता के आधार पर किया जाता है। आपको 30 शब्दों में कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या हो सकते हैं। जैसे अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ा, उसकी विशेषताओं को पढ़ा, तो इसके विपरीत ही उसके दोष होंगे ना। तो इतना तो आपको सोचने के लिए आपको थिंक को डेवलप करना पड़ेगा, तभी तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए जरूरी है कि आप इस प्रकार की सोच को डेवलप करें कि जो आप पढ़ रहे हो उसके विपरीत भी आपको लिखने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। तो आपका होमवर्क यही है कि आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से सोचें वीडियो के बाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाएंगे, चाहे वीडियो दोबारा से ओपन करना पड़े। तो कमेंट करें कि क्या हो सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोष। अब हम आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, मिक्स्ड इकोनॉमी पे, जो कि भारत ने अपनाई हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में उदारवादी एवं समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं होती हैं। अभी जो हमने पढ़ा है, जो पूंजीवाद की विशेषता थी और समाजवाद की, मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों ही देखने को मिलती हैं। इसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करती है। वहीं निजी सेक्टर भी यहाँ पर कार्य कर रहा होता है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। 1929 के पश्चात जेम्स कीन्स ने इस अवधारणा का विकास किया था। तो पूछा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स कीन्स ने दिया था। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व होता है। तो इस कहने का मतलब यह है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर साथ साथ कार्य कर रहे होते हैं और देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य का मार्ग है ये। एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण है ये। आर्थिक विकास नियोजन द्वारा किया जाता है यहाँ पर। तो अब सीधा सा समझो, और हम तीनों को आपको एक साथ समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी। हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक संसाधनों पर और आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण है? निजी स्वामित्व का है। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके बाद फिर जब हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ी तो हमने देखा कि समस्त आर्थिक क्रियाओं और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण है और उद्देश्य क्या है? गरीब सभी वंचित वर्ग का कल्याण करना, समाज का अधिकतम कल्याण करना जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। फिर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं वो दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने अंदर समावेश करती है और इसमें सह अस्तित्व होता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। ये मध्यम मार्ग है पूंजी और समाजवाद का। साथ ही एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाता है और आर्थिक विकास के लिए नियोजन को अपनाया है इन्होंने। नियोजन द्वारा आर्थिक विकास यहाँ पर किया जाता है, प्लान नियोजन के द्वारा किया जाता है। अब हमें ये समझ लेना जरूरी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, तो उनको अंतर को भी देख लेते हैं। ये अलग से इसलिए नोट्स बना दिए गए हैं ताकि अगर क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन आता है यहाँ से तो आप उसको लिख पाएँ ना। 6 नंबर 7 नंबर का जो क्वेश्चन आता है अगर वो यहाँ से आता है तो आप उसको लिख पाएँ, इसलिए यहाँ से ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए लाए हैं, है ना। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जितने भी बच्चे वीडियो पर आएंगे वो सभी के सभी लाइक करके जरूर जाएंगे। तो मुझे ऐसा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर लाइक करोगे वीडियो को। जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, है ना। और जो बच्चे चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, है ना, कंटिन्यू चलाई जाए, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाए यूट्यूब पर ही, तो आप निश्चित रूप से हमें सपोर्ट करिए, हम जरूर इसको कंप्लीट कराएंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, आशय देख लेते हैं कि क्या है। तो पूंजीवादी अर्थ प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन जो है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, एक चीज हो गया। दूसरी तरफ इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में अर्थ प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का नियंत्रण और स्वामित्व जो है वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के पास और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत उत्पादन और वितरण का व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है वो व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, बल्कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं कि उत्पादन और वितरण का कार्य जो है वो सामाजिक कल्याण पर आधारित होता है। किस पर? सामाजिक कल्याण पर आधारित होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समझो आप उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो समाज के लिए जरूरी है ना, जो सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है, उन चीजों का उत्पादन अधिक किया जाता है। आर्थिक विकास की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास में सहायता होती है। क्या होता है? कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, और वहां पर उत्पादन के समस्त संसाधनों की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो रही है, तो राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी सहयोग करेंगे। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास जो है वो संभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना होता है, उनके कल्याण पर ही आधारित होती है, इसलिए तीव्र गति से विकास इसमें संभव नहीं है। आर्थिक स्थिरता की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का अभाव है रहता है, क्योंकि अति व न्यून उत्पादन के कारण उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आर्थिक स्थिरता नहीं आ पाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पर एक स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। सरकार जो चाह रही है वो हो रहा है ना, इसलिए आर्थिक स्थिरता बनी रह रही है। स्वतंत्रता की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति सरकार के अधीन कार्य करता है, अर्थात लोगों को व्यवसाय चुनने की जो स्वतंत्रता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है। इतने अंतर आपने याद रख लिए अगर, तो आप निश्चित रूप से मेंस में बहुत अच्छा करके आएंगे। विकास के आधार पर वर्गीकरण अब हमें देखना है। तो देखो, पहले हमने नियंत्रण के आधार पर तो देख ही लिया है, अब हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण जो है वो देख लेते हैं। 3 प्रकार से देखना है: अविकसित, विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। पहला है अविकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी है? पहला अविकसित अर्थव्यवस्था है। उन स्थानों देशों की अर्थव्यवस्था को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, में से कोई भी एक नगण्य है। इनमें से कोई भी एक जो है वो नगण्य है। अगर नहीं है इनमें से, किसके साधनों में से? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, इन 3 साधनों में से अगर कोई एक भी नगण्य है तो उसको अविकसित अर्थव्यवस्था माना जाएगा। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है? जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया और सहारा रेगिस्तान के आसपास वाले देश जो हैं उनकी अविकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें, एक अल्प विकसित या विकासशील देश वह है जहां एक ओर अप्रयुक्त अथवा अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों की कमी या अधिक मात्रा में उपलब्धता पाई जाती हो। कहने का मतलब ये है कि विकासशील अर्थव्यवस्था वह है जहां पर अर्ध प्रयुक्त मानव शक्ति है। मानव शक्ति तो है लेकिन कैसी है? कुशल नहीं है। कहने का मतलब ये है ना। मौद्रिक, प्रौद्योगिकी, गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत, पूंजी निर्माण का स्तर जो है वो निम्न होता है। उदाहरण के लिए भारत एक विकासशील देश है, चाइना भी विकासशील देश है अभी आपको, है ना। तो क्या लगता है आपको, चाइना विकासशील देश है? चाइना हमसे 50 साल आगे चल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? WTO को, उसको यूनाइटेड नेशंस को ये परमिशन ही नहीं लेने दे रहे हैं कि हम विकसित देश हो गए हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम विकासशील हैं, अभी विकासशील हैं, विकासशील हैं।
अगला है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा हो। उदाहरण के लिए अमेरिका। अमेरिका जो है वो इसका अच्छा उदाहरण है। अब हमें देखना है वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पढ़नी है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है हमने 3 भागों में बांट के दिखा है, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। अब हम देखने वाले हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है वो है। इसमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमें पढ़नी है, एक तो बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, है ना, 2 नंबर का, या फिर छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इसलिए इनको हम पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ें छूटे ना। ये बेसिक है बिल्कुल, अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का जो हमारा पेपर 3 है उसका बेसिक है। आपको हम बताएं ये प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। अगर आपको इस क्लास को, इन सभी क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, अच्छे तरीके से पढ़कर जाते हो, चीज़ों को याद करके जाते हो, तो निश्चित रूप से आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत शानदार कॉन्फिडेंस जो है वो जुटा पाओगे। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे भारत था ना, भारत के बारे में पहले ऐसे कहा जाता था कि भारत ने अपनी कंप्लीटली इकोनॉमी को पहले खोला नहीं था विश्व भर के लिए, लेकिन 1991 के बाद जो है कंप्लीटली हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया विश्व भर के लिए, कि हमने वैश्वीकरण को अपनाया, उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया, ताकि अधिकतम लाभ उठाया जा सके। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब किसी देश का अन्य दूसरे देशों से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, संबंध तो होते हैं लेकिन कौन सा संबंध नहीं होता है, आर्थिक संबंध नहीं होता है, उसी को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम किसी और देश से आर्थिक संबंध नहीं रखते हैं तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा कोई देश है क्या अभी वर्तमान में, तो ऐसा देश उत्तर कोरिया को हम लगभग लगभग कह सकते हैं। कंप्लीटली बंद अर्थव्यवस्था नहीं है ये, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि 90% यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों ही समान होते हैं। समान इसलिए होते हैं कि जो भी उत्पादन हो रहा है वो देश के अंदर ही हो रहा है पूरा का पूरा, और उसका उपभोग जो है वह भी देश के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है और राष्ट्रीय आय दोनों ही कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि बाहर से कोई आना जाना कुछ नहीं है, किसका, आर्थिक वस्तुओं का। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है, समान होती है। बंद अर्थव्यवस्था एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। ऐसा माना जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था जो है वो काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि इस समय वर्तमान समय में बंद अर्थव्यवस्था का प्रयोग करना बहुत ही कठिन है, ऐसा संभव नहीं है। कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो विश्व से आपको खरीदना पड़ेगा और उनको बेचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चीज़ों की आज आपको आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कोरोना काल में वैक्सीन की आवश्यकता सभी देशों को थी, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी देश को जिसके पास वैक्सीन नहीं है और उसको आवश्यकता नहीं हो, उसको चाहिए है, लेकिन अगर उनके पास वो चीज़ वो नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे, किसी दूसरी अर्थव्यवस्था का सहयोग लेंगे। ऐसे में बंद अर्थव्यवस्था जो है माना जाता है कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, कल्पना है, जिसे हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है, नई पूंजी निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पूंजी है अर्थव्यवस्था में वही की वही चलन में रहती है, नई पूंजी का निर्माण नहीं होता है। क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था है तो ना तो प्रोडक्शन को बाहर भेजा जा रहा है, ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है, इसलिए ना ही कोई आर्थिक क्रिया अंदर हो रही है, अंदर हो रही होती है, बाहर की आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। तो जितना उत्पादन हो रहा होता है तो उतना उपभोग भी होता है और विनियोग भी होता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसका उदाहरण है सबसे अच्छा उत्तर कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया वर्तमान में इसका जो है बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब हम समझते हैं खुली अर्थव्यवस्था को। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? खुली अर्थव्यवस्था, जब किसी देश का अन्य दूसरे देशों से आर्थिक संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे ही खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत का क्या किसी देश के साथ आर्थिक संबंध है? बिल्कुल है। भारत का विश्व भर के साथ आर्थिक संबंध बने हुए हैं, जैसे चाइना के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, हम इनसे लेन देन करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं घरेलू आय में अंतर होता है। बिल्कुल होता है, राष्ट्रीय आय और घरेलू आय जो होती है इसमें अंतर होता है। खुली अर्थव्यवस्था एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था कैसी थी? काल्पनिक अर्थव्यवस्था हुआ करती थी।
खुली अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा विनियोग का योग उत्पादन से अधिक हो सकता है और कम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, खुली अर्थव्यवस्था में कभी कभी कुछ वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, उसी प्रकार से उत्पादन भी कभी कभी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये दोनों ही संभावना रहती हैं। खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण देखें हम तो सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, ये खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। लगभग आजकल सभी देशों में खुली अर्थव्यवस्था ही होती है। तो ये हमने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा है। पहले हमने देखा नियंत्रण के आधार पर, है ना, फिर हमने देखा विकास के आधार पर, फिर हमने देखा खुली और बंद अर्थव्यवस्था के आधार पर, अर्थात वैश्विक संबंधों के आधार पर भी हमने इसको देख लिया है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। वर्गीकरण तो हम देख चुके हैं, अब हम प्रकार को देखने वाले हैं। कहने का मतलब है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने वाले हैं हम, कौन कौन से होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, मेजर है ना, होते तो और भी ज्यादा है। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर को हमें देखना है। सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जो है, जो कि आप 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, चीजें याद होंगी। अगर उस समय अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज थोड़ी इतने अच्छे से पढ़ना होता, है ना मेघा? तो मेघा क्लास देख रही हैं अभी, और देख रही हो तो एक बार कमेंट कर दो। जो भी बच्चे हैं कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे हैं जो सीरियस होकर आखिरी तक क्लास देखते हैं, लास्ट टाइम तक, और उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि हर कोई कंप्लीटली क्लासेस देख पाए ये जरूरी नहीं होता है। सिर्फ वही बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं चीज़ों को जिनको सच में और वास्तव में ज़रूरत है कि हाँ हमें नौकरी लेनी है। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक है जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको? प्राकृतिक संसाधनों को। अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इसमें रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल का उपयोग जहाँ किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्रक आता है। इसमें सम्मिलित क्षेत्र जो है वो है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य और खनन जो है वो इसमें शामिल होता है प्राथमिक क्षेत्रक में। संलग्न श्रम की प्रकृति क्या है? तो जो प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसमें कार्य करने वालों को रेड कॉलर जॉब कही जाती है। जो इसमें कार्य होते हैं, काम होता है, उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो पूछा जाए रेड कॉलर जॉब का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्रक से है, प्राइमरी सेक्टर से है। अब हम आते हैं द्वितीय क्षेत्रक पर। देखो, द्वितीय क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादों को गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक से जो कच्चा माल मिलता है ना, उसका प्रयोग करके नए प्रोडक्ट बनाता है, इसको विनिर्माण कहा जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो द्वितीय सेक्टर को ही औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के सकल उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। किसके? जो सेकेंडरी सेक्टर में लोग काम कर रहे होते हैं उस जॉब को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, इसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न जो श्रमिक होते हैं ना, उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 प्रकार के श्रमिक देखने को मिलेंगे आपको द्वितीय सेक्टर में। एक तो वे मिलेंगे जो कुशल श्रमिक होंगे, उनको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है, और उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो संलग्न होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। अब देखो, जैसे किसी फैक्ट्री में आप गए, आपने देखा कि वहाँ पे जो वर्कर्स लगे हैं, कुछ मजदूर टाइप के वर्कर्स लगे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, और कुछ अपनी स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। जो स्किल का प्रयोग करते हैं वो व्हाइट कॉलर हैं, और जो मजदूरी टाइप के श्रम खुद से कर रहे होते हैं, बोरियों को उठाना, ले जाना, पैकेटिंग करना, पैकेजिंग करना वस्तुओं की, ये सब का जो काम होता है ना, वो ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है। तो औद्योगिक क्षेत्रक में 2 प्रकार की जॉबें आपको याद रखनी है, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र है, पहला तो आता है निर्माण क्षेत्र, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे भवन, इसके अंतर्गत आता है। विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा, रोटी आदि। इसका विनिर्माण में इसलिए रखा जाता है, जैसे कपड़ा है तो वो पहले रॉ मटेरियल से बनता है ना, और रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त हुआ? प्राथमिक क्षेत्रक से। कहने का मतलब ये है, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त रॉ मटेरियल का उपयोग करके जब कोई वस्तु को बनाया जाता है तो उसे हम विनिर्माण में रखते हैं।
विद्युत को भी इसमें शामिल किया जाता है। गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं तृतीय सेक्टर पे, टर्सरी सेक्टर जिसे कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्रक जो है इसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितनी भी सेवाएं हैं वो शामिल होती हैं, ना कि वस्तुओं का उत्पादन। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया। आप जिस संचार सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? वो एक सेवा है, ना कि कोई वस्तु है जिसका उत्पादन हो रहा हो। बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, समुदाय सेवा, ये सब क्या है? ये सब जो हैं ये सेवाएं हैं। और इसमें संलग्न श्रमिकों को गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। तो इसमें जो व्यक्ति लगे होते हैं उनको गोल्डन कॉलर जॉब जो है कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का क्या होता है? विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर जो है ना और सेकेंडरी सेक्टर है उसको अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए ये टर्सरी सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो आपको 3 प्रकार की जॉब याद रखनी है। एक तो रेड कॉलर जॉब याद रखनी है प्राइमरी सेक्टर के लिए। किसके लिए? प्राइमरी सेक्टर के लिए। फिर सेकेंडरी सेक्टर में 2 कॉलर याद रखनी है। एक तो वाइट कॉलर जिनके पास स्किल है, और जिनके पास स्किल नहीं है और उद्योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है। और फिर लास्ट में देखा हमने गोल्डन कॉलर। कौन सा? गोल्डन कॉलर। ये उनके लिए जो सेवाएं देते हैं उनके लिए है गोल्डन कॉलर। इसके अलावा 2 अन्य सेक्टर भी हैं। एक तो होता है चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत बौद्धिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल की जाती है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, कंसल्टेंसी हो गए, डॉक्टर हो गए, बैंकर हो गए, ये सब किस में आते हैं? चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। वहीं पंचम सेक्टर के अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उच्च त्वरित निर्णय लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाता है। जैसे एनजीओ हो गए, वित्तीय सलाहकार हो गए और वैज्ञानिक हो गए, ये आते हैं पंचम सेक्टर में। इतना हमने अभी तक देख लिया है। अब चीज़ों को थोड़ा सा और हम देखते हैं। तो हमें यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करनी है। अभी हमने बेसिक देखा है, बिल्कुल इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझा है। उनके अलग अलग सेक्टर समझे हैं, उनका वर्गीकरण समझा है, अलग अलग विचारधाराएं समझी हैं कि कौन कौन सी विचारधाराएं होती हैं। जैसे हमने कल्याण संबंधी विचारधारा देखी थी, धन संबंधी विचारधारा देखी थी। इन सबको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है चीज़ों को वीडियो से, तो मज़ा आ जाएगा अगर आपने रिवाइज कर लिया और लिख कर देख लिया। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं यहीं से। पहले तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र क्या है, एक क्वेश्चन हो गया है ना। दूसरा, व्हाइट कॉलर जॉब किस सेक्टर के अंतर्गत आती है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये मेंस के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, आपको 10 से 20 शब्दों में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो आप चीज़ों को समझो थोड़ा सा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसमें ये जब जो डाटा है ये 2022-23 का है, और जब नया बजट आएगा तो ये डाटा हम वहाँ से करंट अफेयर्स में क्लियर करेंगे। तो इसको हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये जो डाटा है अभी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तब तक ये डाटा काम का नहीं रहेगा। तो आपको पूरी तैयारी के साथ डाटा मिल रहा है। हमें देखना है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जो हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट है यूनिट 1 का। तो हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं और यहाँ से क्लास जो है वो अगली क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम देखेंगे। तो एक बार सिलेबस को देखो आप पहले ध्यान से। ये था हमारा यूनिट 1 का सिलेबस। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हमें समझनी है, तो ये हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से पहला टॉपिक, और एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कराने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे। जैसे आज जो बेसिक है कंप्लीट हो गया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो, कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट में कमेंट कर सकते हो, हम जल्द ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।